गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव 2022 की क्या सरगर्मियां हैं, क्या नजरिया है, किस दौर में है लोकसभा चुनाव। चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। इस चुनाव यात्रा में हम अलग अलग प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से उनका नजरिया आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अर्चना सिंह, जो कि एक समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी रही हैं और रुस्तमपुर गांव से हैं। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं। अर्चना जी, सबसे पहले हम ये सवाल करते हैं कि रुस्तमपुर गांव जेवर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण गांव है और ठाकुर बहालू गांव है। ये बताइए, आपको हमने देखा पिछले कई वर्षों से लगातार गांव की समस्या उठाते हुए। कई बार शमशान घाट की समस्या आती है, कई बार प्राइमरी स्कूल की समस्या आती है, कई बार यहाँ सड़कों की समस्या आती है। आपने इसको बड़ी शिद्दत के साथ उठाया और समाज सेवा के क्षेत्र में आपका एक अग्रणी योगदान रहा है। तो इसी के नाते हमने आपको प्रबुद्ध वर्ग से विशेष चर्चा में शामिल किया है। अब ये बताइए, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनाव है, आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं समाज सेवा कार्य करती हूँ, एक वकील भी हूँ और यहाँ के लोगों का भी नज़रिया देख रही हूँ कि जो आज से 10 साल बीजेपी है यहाँ पर सांसद महोदय हैं महेश शर्मा जी। तो उनके लिए लोगों का नज़रिया है कि 10 साल हो गए हैं, 10 साल से महेश शर्मा जी यहाँ नहीं आए हैं और ना ही जो उन्हें जैसे बेरोज़गारी हुई, बेरोजगारी के संबंध में लोगों का ये है कि गाँव घर-घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के घर में सुविधाएँ मौजूद नहीं है, जो होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ लोगों का मैंने जैसे कि आपने बताया ये शमशान घाट का मैंने काम करवाया ही है। तो शमशान घाट की स्थिति इतनी खराब थी, गाँव के लोग, अच्छे-अच्छे परिवार के लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं। वहाँ इतना जंगल जैसा लगता था कि कोई जाना भी पसंद नहीं करता था और वो एक अंतिम जगह है एक इंसान की जहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है और वहाँ पर इस तरीके की स्थिति जो कि सभी लोग वहाँ अच्छी जगह कोई पहुँचे ना पहुँचे, खुशी में शामिल हो या ना हो, लेकिन दुख में सभी लोग शामिल होना पसंद करते हैं। काफ़ी जनसंख्या लोग वहाँ पहुँचती है, काफ़ी भीड़ पहुँचती है और वहाँ जब बैठने की भी स्थिति ना हो तो लोग क्या करें। तो इसी वजह से मैंने शमशान घाट के लिए आगे बढ़ी और मेरी जगह शायद किसी और का हक बनता था जिसे काम करना चाहिए था। अगर वो सभी कर लेते तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेरी जगह जिनको काम करना चाहिए था उनका हक बनता था। बिल्कुल एक सर। जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुनती है, वो जनता के बीच नहीं आता है। वो जनता जो है उसको अपनी मांगों के लिए लगातार आवाज उठानी पड़ती है, पत्र व्यवहार अफसरों से करना पड़ता, तब जाके किसी समस्या का हल होता। तो ये क्या जनप्रतिनिधियों का नकारापन नहीं है? बिल्कुल, नकारात्मक स्तर तो है ही उनका, क्योंकि उन्हें आकर के वो या उनके जनप्रतिनिधि कोई भी आकर के उनसे पूछना चाहिए समाज के लोगों को कि उनकी क्या परेशानी है। जब लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई गांव की क्या समस्या है और क्या नहीं है। उनका अधिकार दायित्व बनता है कि वो यहाँ आए, आकर के कुछ लोगों से जानकारी ले, समय समय पर पता रखना चाहिए कि किस गांव में क्या समस्या हो सकती है, लेकिन कोई चीजें नहीं रही हैं। कोर्ट को भी आपने देखना है, समाज के कार्य को भी देखना पड़ता है, घर पे भी देखना पड़ता है, तो किस तरह से मेंटेन कर पाती है वही इस समय सर होगा। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करने से सारी चीजें होती हैं। मैं कोशिश करने में लगी होती हूँ। हाँ, शायद इसी वजह से थोड़ी सी मेरी आंखें भी थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं और मुझे लॉयर हूँ तो मुझे कोर्ट में भी अपना काम देखना होता है और सबसे ज़्यादा मैं समाज सेवा को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। समस्याओं को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई आगे बढ़ रहे तो बढ़े ना बढ़े, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, लोगों के हित में काम करना है और इसी वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ और साथ में गांव के सभी लोग मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ हर कदम पे कदम बढ़ाकर चलते हैं। अच्छा इलियास जी, जैसे हमने गांव में प्रवेश किया, देखा चारों तरफ सड़कें साफ सुथरी थी, अधिकतर गांव में नालियां साफ नहीं मिलती हैं,
वो देखने को मिली, तो इस विषय में किसका सहयोग वहाँ? सर, बार बार मैं पत्र व्यवहार करती रहती हूँ, लोगों से वार्तालाप करती हूँ। सारे अधिकारी हैं, चाहे डीएम साहब हुए या येडा के सीओ साहब हुए, ओएसडी साहब हुए या फिर डीजीएम हुए, सभी अधिकारियों से मेरे लगातार वार्तालाप करती रहती हूँ और अपनी गांव की समस्याओं को उनके सामने रखती हूँ और उनसे जल्द ही काम पर करने के लिए उन्हें उम, आगे वो करती अच्छा, एक राजनीतिक सवाल पर अब आते हैं। हूँ। चुनाव है, गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग प्रत्याशी हैं। जी, भाजपा से डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार के सांसद, जी, बसपा से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी, जिनका एक काफी वर्चस्व रहा है और काफी व्यवहार कुशल भी माने जाते हैं, ठाकुर बिरादरी से हैं। जी, इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा से डॉक्टर महेंद्र नागर, वो भी पेशे से डॉक्टर हैं। जी। मुख्य रूप से 3 लोग हैं। हुँ। तो क्या कुछ लोगों का नजरिया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, मेरा नज़रिया, मैं लोगों से मुलाकात, जैसे कि मैं बताया कि समाज सेवा करती हूँ, लोगों से वार्तालाप होती रहती है। तो इसी ये चर्चा भी का विषय भी बना हुआ है कि गाँवों के लिए हमारे आसपास के लोगों का क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबका नज़रिया है कि जो महेश शर्मा जी हमारे सांसद महोदय हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं और मेरी ज़्यादा कुछ उनसे वार्तालाप नहीं रहती, लेकिन लोगों का नज़रिया उनको देखकर कि ये वो होता है कि वो और भी अच्छा कर सकते थे। यहाँ जो कार्य किए जा रहे हैं, काम को लेके होना चाहिए था, वो और अच्छा कर सकते थे। और सोलंकी जी के बारे में यही चीज़ें हैं कि उनके लिए जो जिस समय वो एमएलए रहे हैं, तो लोगों का नज़रिया है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया था और अच्छे इंसान भी हैं और देखते हैं क्या होता है। यानी गुडविल के आधार पर गुडविल जनता अच्छा है, लोग जुड़ पसंद तो रही है सोलंकी जी के साथ में। राजेंद्र सिंह सोलंकी जी से जुड़ रही है। वो महेश शर्मा जी के लिए थोड़ा-सा यही है कि लोगों से मुलाकात नहीं होना, थोड़ा-सा उनका चीज़ें हैं, लेकिन संपर्क अब उनका सब इतना नहीं है। संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। अब नाराज़गी है लोगों की। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है, चूंकि आप एडवोकेट होने के नाते, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, वो जनता के द्वारा भी और वकील समुदाय के द्वारा भी बहुत पहले से की जाती रही है। जी। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है। आखिर कब तक ये मामला ऐसे लटकता रहेगा? किस नजरिए से देखती हैं? ये तो सरकार ही जाने। तो वकील हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उस बारे में, लेकिन बेंच बैठ सकती है और लोगों को उसकी वजह से सुविधाएँ मिलेंगी, फ़ायदे मिलेंगे और जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी कम होगी। यानी आपका यह कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित तो की जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छा, मेरा ये मानना यही बताइए, है। रुस्तमपुर गांव में आप समस्या उठाती रही हैं, लगातार आप हम लोगों को भी खबर भेज के अवगत कराती रही हैं। इसके अलावा और जो गांव हैं उनमें मेनली समस्या प्रमुख क्या है? सर, गाँव में अब जैसे कि मैंने यहाँ रुस्तमपुर गाँव में काफ़ी सारी समस्या मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे पता है समस्याएँ क्या-क्या हैं। अब यहाँ पर बंदर इतने ज़्यादा हो रखे थे, लोगों के घरों में जा रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों को भी नुकसान पहुँचा रहे थे, इंसान को पहुँचा रहे थे और साथ ही साथ जो भी खेती है उसमें भी नुकसान, फल फ्रूट्स जो भी किसान करता है उससे भी का भी नुकसान कर रहे थे। उसको देखते हुए मैंने शिकायत की वन विभाग में और वन विभाग से फिर यमुना अथॉरिटी, वहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद में वो बंदर चले गए और यही चीज़ें और गाँव में भी हैं और बच्चों को खा रहे हैं, बड़ों को खा रहे हैं। सर, ये समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। और दूसरी बात ये फॉगिंग का है गाँव में, मौसम बदल रहा है, मच्छर ज़्यादा हो रखे हैं, तो फॉगिंग की समस्या रहती है। मेरे पास लगातार कॉल आती हैं लोगों की, तो मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ी सी उनके लिए साथ में समाज सेवा करती हूँ, तो सोचती हूँ कि उनके लिए भी कुछ कर सकूँ। तो चीज़ें चलती रहती है, सफाई को लेकर दिक्कतें रहती है लोगों की, तो सफाई से भी, जब सफाई नहीं रहेगी तो हमारा घर का स्तर ही कैसा रहेगा। और जैसे कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है लोगों की। और ये एक प्राइमरी स्कूल है हमारे रुस्तमपुर गांव का, उसमें सिर्फ 2 कमरे बने हुए थे और भराव आप सोचेंगे कि 1 फीट नीचे रोड सड़क से 1 फीट नीचे स्कूल था।
अब ये सभी चीज़ें हमारे प्रतिनिधि को देखनी चाहिए थी, और देखने के साथ में उस स्कूल का प्राइमरी स्कूल को भी बनवाना चाहिए था। जब मेरे चीज़ें सामने आई तो मैंने यमुना अथॉरिटी के सीओ साहब से संपर्क किया, इधर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, और वहाँ से फिर मैंने बीएसए और यमुना अथॉरिटी से बात करके 10 कमरों का 6 कमरे और लाइब्रेरी और स्टाफ रूम वगैरह बना करके तैयार करेंगे। 2 मंजिल लगातार मैं 2 साल से इस पर वर्क कर रही हूँ, और शायद जल्द ही हमारा प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकेंगे। शिक्षा के अलावा जो चिकित्सा की समस्या है वो भी समस्या है। जी। जो प्राथमिक है वो तो ब्लॉक लेवल पे है, लेकिन इसके अलावा कुछ गांव लेवल पे है, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पर ना तो डॉक्टर की तैनाती है, ना स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती है। जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर तो कोई भी चिकित्सा की कोई सुविधा है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, हम लोगों को जब भी जाना होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नोएडा जाना होता है। नोएडा, बुलंदशहर जा सकते हैं। तो जब तक अगर किसी की सीरियस कंडीशन है, अगर हम आधा घंटे 1 घंटे ले जाने में लगे तो शायद स्थिति उसकी और भी डाउन हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ आसपास होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जान बच सके। वेज की समस्या यहाँ पे, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों के लिए आने जाने की सुविधा है ही नहीं, जिसकी वजह से बेरोजगारी यहाँ पे है। अगर वो काम करने के लिए यहाँ से निकलते हैं तो प्राइवेट व्हीकल से ज़्यादा होगा। कुछ बसें और चल रही हैं क्या? हाँ सर, उसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की, और इधर रोडवेज डिपार्टमेंट के आरएम साहब से और एआरएम साहब को मैंने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद पर्सनली मैं जाकर मिली हूँ, और वहाँ से पहले तो 2 डीएम साहब से भी मैंने लेटर दिया, और वहाँ से 2 बस के लिए शुरुआत हुई थी। अब लेकिन 4-5 बस हो चुकी हैं। जी, रघुपुरा, जहांगीरपुर, अब 4-5 बस हो चुकी हैं। मेरी थोड़ी सी मेहनत रंग ला चुकी है, और अब बसें चलने लगी है तो लोगों को थोड़ी सुविधा मिल सकती है, लेकिन जो मिलनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से हर 10 मिनट पे 5 मिनट में कोई ना कोई साधन होना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी 1 घंटे के लिए इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी सरकार की ओर से जो वायदा, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके अनुसार बुनियादी सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सर, अब ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, मुझे थोड़ा सा कदम उठाना पड़ा है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रखी होती तो शायद मुझे आगे बढ़ना नहीं पड़ता। आप ये कह रही हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सुस्त रवैये से बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है। योगी मोदी के नाम पर लोग ज़्यादातर वोट करते हैं, क्या कहना चाहती हैं, किस नज़रिए से देखती हैं? नहीं, ये कहना भी बहुत सही है, क्योंकि योगी मोदी जी के कार्य को देखकर के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे थोड़ी नाराज़गी है लोगों की। मोदी योगी जी की ने जो योजनाएं चला रखी हैं वो बहुत अच्छी योजना है, जिनका अगर लाभ मिले लोगों को तो बहुत खुश हों। और जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है वो जनप्रतिनिधि और सरकार इनकी जिम्मेदारी रखते हैं, उन्हें ये कार्य करने चाहिए थे। जो योजना है, मैं जैसे देखती हूँ कि पीएमईएस की योजना है, जिसको जो स्टार्टअप करना चाहते हैं बिजनेस, वो उसके लिए योजना चल रही है, लेकिन कोई भी बैंक उस योजना का फ़ायदा लोगों को नहीं दे रही है। उनके लिए कभी आईटीआर चाहिए, कभी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए, और वो नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों का पेंशन का है, पेंशन लोगों की रुकी हुई है। लोगों को जो विधवा हैं, विधवाओं का, और सीनियर सिटीजन हैं, वो लोग यही है कि भाई 1000-2000 रुपये आएंगे तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा जो दिक्कत है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ उसका है, बाल सेवा योजना है। अगर प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि कार्य करें तो बाल सेवा योजना है लोगों, महिलाओं के बच्चों के लिए, अगर उस पर कार्य किया जाए तो काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों का। मोदी योगी जी की तरफ बहुत अच्छा यानी आपका ये कहना रवैया है है। सरकार की ओर से और जो योजना चला रही है
वो और बहुत जनता के प्रति विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए ठीक है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंट है, जो उनका जो अनुपालन है, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी ही अधिकारी जिम्मेदार जिम्मेदार हैं। यदि अपनी जिम कार्यशैली में सुधार कर लें, तो उसका जो लाभ है ज़रूरतमंदों तक पहुँच पहुँच सकता है। सकता है, बिल्कुल सही। विशेष चर्चा में समाज सेविका एडवोकेट अर्चना, इनका ये साफ कहना है कि जो बुनियादी सुविधा है, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो चिकित्सा की समस्या हो, या फॉगिंग की समस्या हो, या पेंशन, और जो तमाम सरकारी जो सुविधा है, उनका जो लाभ है, जितना सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, वो जमीनी हकीकत नहीं है। धरातल पर उसका लाभ दिखाई नहीं दे रहा। यही कारण है कि गांव के लोगों को स्वयं पत्र व्यवहार करके अधिकारियों से मांग करनी पड़ती है, तब जाकर कार्य किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के लिए जो जनप्रतिनिधि वो सीधे सीधे जिम्मेवार हैं, और इसका जो है एक तरह से प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल दिखाई देगा। इनका ये साफ कहना है कि जो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा हैं, वो कभी भी गांव में आकर क्षेत्र के गांव में नहीं देखते हैं। दूसरी ओर जो बसपा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी, वो पुराने चेहरे हैं। अब ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए विजन न्यूज के साथ।